तो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि तुमने क्या क्या पढ़ा। केप्लर्स लॉ पढ़े, क्या क्या पढ़े। चलो आज हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं पहले तो। ठीक है, क्या क्या हम लोग ने रिवाइज किया, ठीक है, क्या क्या पढ़ा। तो पहला हमने पढ़ा केप्लर्स लॉ। ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, केप्लर्स लॉ। अब केप्लर्स लॉ क्या कहता है वो याद करो। ठीक है, पहला लॉ कहता है कि मेरी जो ऑर्बिट होती है वो क्या होती है, सर्कल नहीं होती, क्या होती है, एलिप्स होती है। क्या होती है, एलिप्स। अब सेकंड लॉ मेरा क्या कहता है, सेकंड लॉ मेरा कहता है कि प्लैनेट तुम्हारा कितना भी दूर हो, जो एरिया प्लैनेट तुम्हारी लेगा वो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल। ठीक है भाई, सेकंड लॉ में आ गया। और तीसरा लॉ क्या होता है, तीसरा लॉ मेरे को बोलता है कि टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर मतलब क्या, टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, टाइम पीरियड। अब मेरा टाइम पीरियड क्या होता है, एक प्लैनेट एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर ये किससे प्रोपोर्शनल होता है, हमारा आर क्यूब से प्रोपोर्शनल होता है, जो हमारी डिस्टेंस होती है, जो हमारी ऑर्बिट की लेंथ होती है। सिंपल। ठीक है, हम लोग ने ये तीन पढ़े थे। अगर आपको तो भी डाउट हो तो मेरा जो पहला पार्ट है ग्रेविटेशन का वो तो जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग के ये हो गए केप्लर्स लॉ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है एक पुलिंग फोर्स। क्या होता है, पुलिंग फोर्स। मतलब दो इंसान, हर बॉडी एक दूसरे बॉडी पे एक फोर्स लगाती है, खींचती है उसे, उसे हमने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशन फोर्स दिया। ठीक है, अब उसका हम लोग ने फॉर्मूला भी डिराइव किया, जो हमारा न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ था। उसका नाम क्या था, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो भी फोर्स है ग्रेविटेशन, ये किस पे लग रहा है, दो मासेस पे लग रहा है। एक हमारा m1 है, एक हमारा क्या है, m2। ठीक है, तो m1 m2 से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आर स्क्वायर जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उससे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, अगर मेरी आर की वैल्यू कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा। सिंपल चीज है। तो हमने पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें क्या की थी, कवर की थी। किसी को डाउट आ रहा हो कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे, अर्थ की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब ये क्या होता है, चलो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में तुमने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। जैसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हमने पढ़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, समझ गया मेरे को। सेकेंड हमने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, जो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, मैंने ये भी पढ़ा है। इसमें लेकिन जिक्र किसका है, इसमें जिक्र किसका हो रहा है, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, मेरी वेलोसिटी जितनी भी चेंज होगी उसे हमने क्या नाम दिया, एक्सेलरेशन दिया। मतलब जो मेरा चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज किसका हो रहा है, वेलोसिटी का अपॉन टाइम, तो इसे हमने एक्सेलरेशन नाम दिया। लेकिन हम, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरे को समझ में आया कि मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज। सिंपल चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट तुम्हारा थोड़ा अलग होने वाला है। क्या होने वाला है, अलग होने वाला है। अब कैसे अलग होने वाला है ये भी तो बताओ। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहां इसका मतलब ये है कि मेरा जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्या करेगा, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, उससे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द अर्थ exerts a gravitational force on object near it. According to Newton's second law, ये जो फोर्स है ये प्रोड्यूस क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसे हमने क्या नाम दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल शब्दों में जैसे हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन से हमने निकाला था, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, उसी से अब ये कोई फोर्स लगा रहा है। अब जैसे देखो फोर्स क्या होता है, एम ए, ठीक है, उसमें मास होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो सिंपली अगर मेरा कोई भी फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होना तो तय है। सिंपल चीज है, ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन मेरा होगा। तो यहां भी तो ग्रेविटेशन फोर्स में भी तो एक फोर्स लग रहा है, तो उसका जो भी तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है उसे हमने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या नाम दिया हमने, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलो यार डिराइव कैसे करोगे, तो ये भी तो बताओ सर जी हमें। तो चलो हम अब डिराइव करते हैं। ठीक है, और सिंपली अगर तुमने थोड़ा पढ़ा होगा, नाइन्थ में पढ़ा होगा, एट में, तो भी ध्यान दिया होगा, तो तुम्हें पता होगा कि एफ की वैल्यू मेरी क्या होती है,
m इंटू ए। सिंपल चीज है, ठीक है, बहुत इजी, बहुत बेसिक इक्वेशन ले रहा हूं मैं। अब यहाँ लेकिन यहाँ फोर्स मेरा कितना लग रहा है, फोर्स तो मेरा भाई न्यूटन जी ने डिस्क्राइब किया है, वो क्या है, जी एम, और चलो दूसरा को मैं एम मान लेता हूं, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम में। सही चीज है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। जी, चल मैं मान, चल एक इंसान ले लो तुम, चल एक इंसान दूसरा इंसान, सिंपल चीज है, हमने बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है, कोई भी दो इंसान अपने एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं, एक खींचने वाला अट्रैक्टिंग फोर्स, उसे हमने क्या नाम रख करके दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सिंपल चीज है। तो समझो इनके बीच में डिस्टेंस मेरा आर है और इसका मास है एम और इसका मास है कैपिटल एम। सिंपल चीज है, ठीक है। तो हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था सेवेंथ और सिक्स स्टैंडर्ड में, एफ इक्वल टू एम ए, क्या पढ़ा था, एफ इक्वल टू एम ए। एम क्या होता है, मेरा मास होता है, ए क्या होता है, मेरा एक्सेलरेशन। अब मेरे को निकालना क्या है इसमें, इसमें मेरे को निकालना है अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैंने एम ए लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब यहाँ मेरा फोर्स कितना लग रहा है, अब ये तो न्यूटन जी ने डिस्क्राइब किया है, डिराइव किया है मेरे को, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका वैल्यू क्या है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, समझा। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, एम एम, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब सिंपली ए की वैल्यू मेरे को क्या मिलती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यार देखो, हम, अब ये कौन सा लेसन है, ग्रेविटेशन का लेसन है, तो इसकी एक्सेलरेशन को अगर मैं सिर्फ ए लिख दूंगा तो ये तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा ना। इसलिए ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो जी की वैल्यू मेरी आएगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सरप्राइज, अब देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। आई गेस तुम्हें बहुत अच्छे से समझ गया होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है। सिंपली मेरा जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो कोई ना कोई एक्सेलरेशन लगाएगा, और वो मेरा एक्सेलरेशन जितना भी होगा उसे हम क्या नाम बोल देंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो इस कंडीशन में मेरा क्या आया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हमने किया क्या ये भी समझो, हमने क्या किया, एक बेसिक फॉर्मूला लगाया, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब मेरे को फोर्स की वैल्यू पता थी जो न्यूटन दादा ने मेरे को दी थी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स लिख दिया इक्वल टू एम ए। अब यहाँ एम एम सेम लगा तो मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब ए की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ए बहुत ही कॉमन चीज हो गई, मतलब ऐसे बहुत बेसिक एक्सेलरेशन के लिए मैं डिराइव कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो मैं इसको किससे डिनोट करूंगा, एक स्मॉल जी से करूंगा, क्योंकि कैपिटल जी तो ये लेके बैठा है ना, जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया, स्मॉल जी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आई फील इतना सबको समझ गया होगा। प्रीवियस एक्सप्रेशन में तुम समझ गए होगे कि मेरा जी, जिसे हम स्मॉल जी हमने नेम दिया है, वो क्या होता है। अब देखो, अगर तुम्हें फिर भी अगर रिवाइज करना हो तो बेसिकली समझ जाओ, ठीक है। ग्रेविटी में क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, ठीक है, जिस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब एफ की वैल्यू मेरे को पता है एम ए होती है, ठीक है। मतलब अगर मेरा कोई भी फोर्स है, अगर उसमें मास होगा और एक्सेलरेशन होगा, तो अगर मेरा फोर्स ग्रेविटी ही भले ही क्यों ना लगा रही है, जो ये फोर्स हमने नाम दिया जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, तो उसमें एक्सेलरेशन होना लाजमी है, ठीक है। तो उसी एक्सेलरेशन को मैंने नाम क्या दे दिया, स्मॉल जी। तो ऐसा एक्सेलरेशन जो मेरी ग्रेविटी लगाए उसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब देखो, ये लेसन के अराउंड हम दो जी के अंडर आए हैं, एक कैपिटल जी मेरे को पता ही लेसन में, एक हो गया, अब हम स्मॉल जी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। तो ये मेरे को पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये सेम वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आखिर स्मॉल जी क्या है यार, स्मॉल जी कांस्टेंट होने वाला है या डिपेंड करने वाला है किसी चीज पे, तो वो हमारा पता करना भी बाकी है। तो अब चलो देखते हैं, ठीक है। अब देखो जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, हमने पढ़ा पहले ही, ठीक है। अब समझो मैं कोई इंसान हूं, मेरे पे ग्रेविटी लग रही है, तो मेरा मास कांस्टेंट रहेगा, समझो मेरा 60 या 70 किलो है, तो वो उतना ही रहने वाला है। और जो मेरा कैपिटल जी है, ठीक है, वो तो हमें पता ही है कि वो 6.67, मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब जी और एम कांस्टेंट वैल्यू है। तो मेरा जी किस पे डिपेंड कर रहा है फिर, वो डिपेंड कर रहा है मेरे आर स्क्वायर पे, जो हमारी डिस्टेंस होती है, क्या होती है, डिस्टेंस। तो सिंपली जो मेरा जी का रिलेशन आता है वो होता है प्रोपोर्शनल इंटू 1/r²। इसका मतलब है जो मेरा डिस्टेंस है और मेरा जो जी है उसका क्या है, इनवर्स रिलेशन है, क्या है, इनवर्स। इसका मतलब अगर मेरा जो डिस्टेंस है वो छोटा होगा, क्या होगा, छोटा या कम होगा, तो मेरा जो जी की वैल्यू है ज्यादा होगी। अगर मेरा डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मेरी जी की वैल्यू क्या होगी, कम।
सिंपल कॉन्सेप्ट समझ गया। अब चलो अर्थ की बात करते हैं। यूजुअली तुम लोग को लगता होगा कि अर्थ हमारी बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना, एकदम सर्कल शेप में है भाई, बट ऐसा नहीं होता रियलिटी में। जो तुम्हारी अर्थ है वो स्पेरिकल है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये मैटर करता है कि वो चपटी है। क्या है? चपटी। अब उसका मतलब क्या? तो देखो, हमारी अर्थ समथिंग ऐसी है। कैसी है? ऐसी। मतलब तुम थोड़ा बहुत मेरा आइडियोलॉजी समझ गए होगे, ठीक है। समझो, मैंने इसे अर्थ नाम दिया, ठीक है, और ये मेरा समथिंग तुम मान लो ये है मेरा सेंटर। सिंपल बात है। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये जो अर्थ की जो विड्थ है वो कहाँ ज्यादा है? हॉरिजॉन्टली ज्यादा है। क्या है इसका मतलब? अर्थ का शेप कैसा होता है? हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा होता है और वर्टिकली बहुत कम होता है। सिंपल। तो जो मेरा इक्वेटर साइड होगा, ये फिर जो हम सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, तो वो तो ज्यादा ही होगा। सिंपल। तो वहां जो मेरी रेडियस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। समझे? एकदम इजी है, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा, जो हमारा अर्थ है वो एकदम चपटा है, मतलब हॉरिजॉन्टली ज्यादा है और वर्टिकली क्या है? कम है। इसका मतलब क्या? जो मेरा इक्वेटर है वहां, चलो डिस्कस करते हैं इक्वेटर, ठीक है। क्योंकि हम, जो तुम्हें पता होगा, जो अर्थ का सेंटर वाला एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। और ये जो टॉप मोस्ट वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल्स। ठीक है। इतना भी तुम लोग को समझ गया इक्वेटर मेरा क्या होता है और मेरा पोल क्या होता है? ठीक है। अब इक्वेटर में मुझे दिख रहा है कि देखो इतना बड़ा लाइन खींच दिया, मतलब इसका डायमीटर बोल लो या रेडियस बहुत ही ज्यादा होगा। क्या होगा? आर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन पोल्स में तुम देख सकते हो इक्वेटर के कंपैरिजन में जो मेरा रेडियस की वैल्यू है वो क्या है? कम है। तो पोल्स में जो मेरा आर की वैल्यू है वो क्या है? सबसे कम होने वाली है। तो इसी कंक्लूजन से अब देखो, जो हमने रिलेशन निकाला था जी प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो अगर मेरी आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। इसलिए जो हमारा पोल्स है वहां जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और मेरा जो इक्वेटर है वहां जी क्या होता है? मिनिमम होता है। सिंपल। ठीक है। चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? अर्थ क्या होती है? चपटी होती है, स्पेरिकल होती है, ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टली वो बहुत उसकी ज्यादा विड्थ होती है और वर्टिकली वो कम होती है। ठीक है, वर्टिकली रेडियस कम होता है और हॉरिजॉन्टल रेडियस ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या? जो इक्वेटर में मेरा रेडियस ज्यादा रहेगा, इसकी वजह से क्या है? मेरी जी की वैल्यू भी कम रहेगी। और पोल्स में अगर मेरा रेडियस कम रहेगा तो मेरी जी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए जी मैक्सिमम कहाँ होता है? हमारा पोल्स पे होता है। और मिनिमम कहाँ होता है? इक्वेटर पे होता है। तो तुम समझ गए होगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, मतलब मेरा जी कैसे बदलता है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है मास और वेट के बीच में फर्क। अब तुम बोलोगे यार सर जी क्या है, क्या कॉमेडी कर रहे हो यार, मास भी सेम होता है वेट भी सेम होता है यार। तो वैसा नहीं होता बच्चों, वैसा नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता आओ समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर तुम, कोई भी इंसान बोलेगा कि मेरा वजन 60 किलो है, 70 किलो है, 80 किलो है, तो वो तुम्हारा मास होता है। क्या होता है? मास। ठीक है सर यार, अगर मास वो चीज होती है तो वेट क्या होता है ये भी समझाओ। ठीक है। तो चलो बेसिक से, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। चलो बेसिक से समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो मान लो कि ये तुम्हारी अर्थ है। क्या है? अर्थ है तुम्हारी, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पे कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं, ठीक है, अर्थ के सरफेस। तो अर्थ क्या करती है? अपनी तरफ खींचने का ट्राई करती है। अरे यार ये कहीं तो सुना सुना लग रहा है। अरे ये तो अभी हमने पढ़ा था ग्रेविटी में। किसमें पढ़ा था? ग्रेविटी में। कि हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है हमें। अब देखो, अगर अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, अगर समझो मैं कोई इंसान को खींचूंगा अपनी तरफ, तो मैं क्या करूंगा? एक फोर्स लगाऊंगा। तो वैसे ही अगर अर्थ मेरे को अपनी तरफ खींच रही है तो वो क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? फोर्स। यार इसका वैल्यू क्या होगा? अर्थ कोई फोर्स लगा रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो उससे भी तुम पता कर सकते हो। कैसे? हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, एफ की वैल्यू क्या है? एम ही है, ठीक है, मास इंटू एक्सलरेशन। लेकिन यहां एक्सलरेशन मेरा क्या है? जी है। क्या है? जी है। तो एफ की वैल्यू मेरी क्या होती है? एम जी। हो गया। तो एफ की वैल्यू मेरी क्या निकली? एम जी हो गया सिंपली। तो इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? एम जी देते हैं। अब देखो, तुमने बहुत बार देखा होगा कि इंसान स्पेस सूट पहनता है या चांद पे उड़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है वो भी समझो। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी अर्थ पे एक ग्रेविटी होती है, ठीक है, वो ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन जो चांद की ग्रेविटी होती है वो इतनी नहीं होती कि इंसान को वो खींच पाए, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? उड़ने लगते हैं। क्या करते हैं? उड़ने लगते हैं।
समझा? तो अब देखो, इसका मतलब है जो मेरा जी की वैल्यू है वो चेंज होने वाली है हर प्लैनेट। वो सैटर्न पे अलग होगी, वो मून पे अलग होगी, वो अर्थ पे अलग होगी, ठीक है? क्योंकि अब एग्जांपल से अर्थ और मून का ही हमने समझ लिया कि अर्थ में ग्रेविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से हम उड़ते नहीं है, ठीक है, खड़े रहते हैं एक जगह। लेकिन मून में ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उड़ते। तो मतलब अगर जी की वैल्यू मेरी चेंज करती है प्लैनेट टू प्लैनेट, इसका मतलब क्या, जो मेरा फोर्स होने वाला है वो चेंज करने वाला है, क्योंकि मेरा जी चेंज कर रहा है। सिंपल। तो जो हमने फोर्स का नाम दिया हमें कि जो भी मेरा अर्थ है वो मेरे को खींच रहा है अपनी तरफ, जिसको हमने नाम क्या दिया, वेट नाम दिया। क्या दिया, वेट। हमने डिफाइन कैसे किया वेट को, कि मेरा अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसके थ्रू वो मेरे को अपनी तरफ खींचता है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, वेट। अब अगर जी मेरा चेंज कर रहा है, अगर मेरा ग्रेविटी ये एक्सलेरेशन मेरा चेंज हो रहा है, तो मेरा फोर्स भी चेंज होगा। अब अगर मेरा फोर्स चेंज हो रहा है तो मेरा वेट भी चेंज होगा। इसकी वजह से जो हमारा वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता। लेकिन ऑन अदर हैंड, अगर मैं 60 किलो का हूं या 70 किलो का हूं, तो अगर मैं अर्थ पे चले जाऊं, प्लूटो पे चले जाऊं, मतलब जुपिटर में चले जाऊं, सैटर्न में चले जाऊं, वो सेम होने वाला है, मैं 60 किलो का ही होने वाला हूँ, ठीक है? मैं कहीं एकदम पतलू तो होऊंगा नहीं, सिंपली, ठीक है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं कहीं भी दूसरे प्लैनेट जाऊं, मैं मोटे से पतला तो हो नहीं जाऊंगा। तो हमारा मास क्या होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है, और हमारा जो वेट होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। अगर तुम्हें चाहिए होगा और डिटेल में कॉन्सेप्ट, मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है? अब थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्यों भाई, क्योंकि वेट हमारा क्या होता है, एक फोर्स होता है ना। मतलब मेरा इसमें इसमें हमने क्या पढ़ा, वेट क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो अर्थ लगाती है हमें खींचने के लिए, उसे हमने नाम क्या दे दिया, वेट दे दिया। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। अब हमने क्या बोला, जो हम 60 किलो 70 किलो बोलते हैं वो क्या होता है, मास होता है, जिसकी वजह से उसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम या केजी होगा उसका यूनिट। समझा? और वेट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है, मास स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में लग रहा है मेरा फोर्स, ठीक है? तो इसलिए मेरा जो वेट है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और मेरा जो मास होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है? हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है फ्री फॉल। अब यार ये फ्री फायर सुना है, ये फ्री फॉल क्या है आजकल, ठीक है? तो अब ये भी पढ़ते हैं। फ्री मतलब फालतू, और फॉल मतलब गिरना। मतलब फालतू में गिरने वाले को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। अब कैसे भाई, देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट का मतलब यही है, अगर कोई भी चीज गिर रही है, ठीक है, मतलब चलो मान लो कि कोई जैसे हम समझते हैं कि ग्रेविटी की खोज कैसे हुई, एक सेब का पेड़ था, ठीक है? तो मान लो एक सेब उसमें से गिर रहा है, क्या हो रहा है, गिर रहा है, और उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है ना? मतलब सिर्फ अगर कोई भी चीज ग्रेविटी की वजह से गिर जाए, क्या हो, ग्रेविटी की वजह से अगर कोई भी चीज गिर जाए, उस पर कोई फोर्स ना लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है? फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी चीज सिर्फ ग्रेविटी के अंडर अगर फॉल हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। सिंपल। देखो, whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, alone वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ। अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मेरी तरफ गिरे या नीचे गिरे, उसे हमने क्या नाम दिया, फ्री फॉल नाम दिया, ठीक है? अब इन फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है, एंड एक्सलेरेशन इज इक्वल टू जी। इसका मतलब क्या, देखो, अब अगर समझो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा उस पर, ठीक है, अगर समझो मैं एक पत्थर हूं, मतलब एक, मान लो एक सेब हूं मैं, ठीक है, एप्पल, ठीक है, आप, फोर्स लग ही नहीं रहा है तो उसकी वेलोसिटी वगैरह क्या होने वाली है, 0 होने वाली है ना, मतलब वो तो रेस्ट पे होने वाला है ना तुम्हारा। अब अगर रेस्ट पे है, सिर्फ ग्रेविटी है पर वो जो खींच रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, वो क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। समझा? ठीक। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा फ्री फॉल का। तो यार कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर सिर्फ वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, या सिर्फ जो हम पत्ते देखते हैं ना झाड़ से गिरते हुए, या कोई फ्रूट्स दिखते हैं अपने आप जो गिर रहे हैं ग्रेविटी की वजह से, उसे हमने नाम क्या दे दिया, फ्री फॉल नाम दे दिया, ठीक है? आई होप सो ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होता है, अब देखो तुम्हें नाम से समझ गया होगा, ये कोई ना कोई एक टाइप की एनर्जी होने वाली है मेरी, ठीक है? अब इसे हम डिराइव कैसे करें, ये इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझे, तो देखो, अगर मेरे पास कोई भी हाथ में पेन है, ठीक है, तो मैं पेन को क्या करूंगा, उछालूंगा, ठीक है? तो अगर मैं पेन को उछाल रहा हूं तो नीचे क्या लगेगा, उसे खींचेगा कौन, ग्रेविटी खींचेगी। तो ग्रेविटी से
निकलने के लिए वो जो भी एनर्जी लगाता है या कोई भी वर्क डन करता है, तो उसे हमने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे यार, चलो थोड़ा डायग्राम से समझे। ठीक है, मान लो ये मैं हूं, क्या हूं? मैं। ठीक है, मेरे हाथ में क्या है? पेन है। ठीक है, तो पेन को मैंने उछाला, कुछ ना कुछ उसकी हाइट हुई होगी। ठीक है, तो मैंने पेन को उछाला, लेकिन पेन को नीचे कौन खींचेगा? अब देखो, मैं उछाल रहा हूं क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं उस पे, तो नीचे कौन खींचेगा? ये ग्रेविटी खींचेगी नीचे। तो अब इसको, ग्रेविटी को हटाने के लिए या निकालने के लिए जो भी मेरा वर्क डन होगा या जो भी मेरी एनर्जी स्टोर होगी, उसे हमने नाम क्या दिया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं पेन को उछाल रहा हूं, नीचे ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी से बचने के लिए उसकी जो भी वर्क डन होगा उसे हमने नाम क्या दे दिया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे को वर्क डन का फॉर्मूला पता है। वर्क डन होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इधर मान लो फोर्स इनटू समथिंग, कोई आर डिस्टेंस है उसकी, सिंपल। ठीक है, तो मेरे को फोर्स की वैल्यू तो पता है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जो हमारे न्यूटन बाबा ने दिया है। ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हमने मानी? आर मानी। तो एक आर से एक आर कैंसिल। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या आ गया? जी एम एम अपॉन आर। ये है बेसिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट या कुछ चीज ना हो, देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं पेन को उछालता हूं तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट तक हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर मेरा ये अर्थ है, इस पे मैं खड़ा हूं, मैं कोई भी पेन को उछाला, किसको उछाला मैंने? पेन को उछाला, और वो एक कोई तो हाइट पे गया। ठीक है, तो सेंटर तक तो हमें पता है कि जो हमारा जी है, ये फोर्स हमें लगता है वेट लगेगा, हमें mg लगेगा या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो कहाँ लगेगा? सेंटर से, यहाँ जो जिसकी डिस्टेंस होगी आर। मतलब सेंटर से कोई भी मेरे सरफेस को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसका डिस्टेंस तो मेरे को पता है, वो होने वाला है रेडियस। लेकिन पेन जो मेरे ऊपर जाएगा उसकी भी एक अलग हाइट होगी, तो वो क्या होने वाली है? एच। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? आर प्लस एच। इसका मतलब क्या? ये आर को, आर और ये एच को अगर मैं मिला दूं तो मेरी टोटल डिस्टेंस होगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ ऐड कर रहे हैं। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, हो गया। तो हमने क्या पढ़ा? ये हमारा होता है जीएम एम अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन टोटल डिस्टेंस क्या होगा? एक तो ये रेडियस, एक तो ये हो गया, और जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है जिसे मैं उछाल रहा हूं, उस पे जिसकी भी जितनी भी डिस्टेंस होगी वो मेरा डिस्टेंस होगा। तो पहला मेरा डिस्टेंस क्या है? आर, सेंटर से ये वाला। उसके बाद जितना पेन मेरा ऊपर जाएगा वो मेरा डिस्टेंस हो गया, जिसे हमने क्या माना है? एच माना है। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? आर प्लस एच। ठीक है, तो मेरा आ गया, मेरा वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, जो तुम देख सकते हो। लेकिन यहां माइनस क्यों है? अब देखो, हमने क्या समझा? हम पेन को उछाल रहे हैं, नीचे क्या लग रही है? ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में लग रही है, हम उससे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या? हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। तो कभी भी अगर हम किसी के अगेंस्ट में वर्क डन करते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? माइनस इंडिकेट करते हैं, जिससे उसका हमें डायरेक्शन पता चलता है। इसका मतलब क्या? ग्रेविटी और जो भी मैं फोर्स लगा रहा हूं उसके बीच में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। माइनस से क्या पता चलता है? ग्रेविटी और फोर्स जिस डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूं उसका डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि फोर्स मेरा ऊपर की तरफ लग रहा है और ग्रेविटी मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम क्या डालते हैं? माइनस। तो आई होप सो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ गया होगा। सिंपली मैं कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को उछालूंगा, वो कोई डिस्टेंस पे जाएगा, लेकिन उसे नीचे कौन खींचेगा? ग्रेविटी खींचेगी। तो वो ग्रेविटी से बचने के लिए वो जितना भी एनर्जी स्टोर करेगा, ये जितना भी वर्क डन करेगा, उसे हमने नाम क्या दे दिया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें एकदम क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर डाउन टू द लास्ट टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक क्या है? एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, चलो आओ ये भी समझे। तो एस्केप वेलोसिटी मेरा होता है बेसिकली, ये हम यूजुअली जो रॉकेट वगैरह उड़ाते हैं, मिसाइल उड़ाते हैं, स्पेसशिप्स उड़ाते हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो सिंपली इसका मतलब क्या है? जैसे देखो, अगर मैं कोई भी रॉकेट को उछाल रहा हूं, चलो एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी एक रॉकेट को, लेट से मैं लॉन्च कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? लॉन्च कर रहा हूं। तो अगर मेरे को स्पेस में छोड़ना है, अगर मैं, समझो कोई भी चीज ऊपर जा रही है, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा, अगर कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो उसके खिलाफ कौन लगेगा? ग्रेविटी लगेगी। तो अगर मेरे को स्पेस में जाना है तो मेरे को उस ग्रेविटी को बीट करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं अगर रॉकेट को लॉन्च कर रहा हूं तो उसमें भी कौन लगेगा? ग्रेविटी लगने वाला है। ठीक है, ग्रेविटी लगेगा। तो अगर मतलब रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए
ग्रेविटी से बचने या ग्रेविटी से छुटकारा पाने के लिए हमें जितनी वेलोसिटी लगेगी उसे हमने क्या नाम दिया, एस्केप वेलोसिटी। चलो और आसान शब्दों में समझाता हूँ। एस्केप वेलोसिटी मेरा क्या हो रहा है, मैं कोई भी रॉकेट है इसको मिसाइल को लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से बाहर जाने के लिए उसकी जितनी वेलोसिटी होनी चाहिए या ग्रेविटी को बीट करने के लिए उसकी जितनी भी वेलोसिटी होनी चाहिए उसे हमने क्या नाम दिया, एस्केप वेलोसिटी। तो सिंपल मतलब शब्दों में वेलोसिटी जो हमें रिक्वायर्ड होती है अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करने के लिए उसे हमने क्या नाम दिया, एस्केप वेलोसिटी। अब तुम्हें अगर जानना है तो एस्केप वेलोसिटी हमारी होती है समथिंग 11.2 किलोमीटर पर आवर। क्या होती है, 11.2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर समझो मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड 11.2 किलोमीटर पर आवर से अगर मैं उसे ऊपर की तरफ भेजूंगा, ठीक है, इस स्पीड से अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भेजूंगा तो वो स्पेस में चली जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करूंगा या भेजूंगा तो वो कहां चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी। तो मेरी जितनी वेलोसिटी मुझे चाहिए कि मेरी ग्रेविटी को बीट कर पाए अर्थ की, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब क्या, जो भी मेरे रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं ना उनकी मिनिमम वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर होगी ही होगी, ठीक है। अगर तुम्हें खुद का एग्जांपल या एप्लीकेशन रखने तो क्या तुम मान सकते हो, अगर मेरा ये पेन है, ठीक है, पेन को मैंने जोर से फेंका समथिंग 5 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, और वो स्पेस में चला गया, तो उस टाइम 5 किलोमीटर मेरी क्या हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि वो 5 किलोमीटर में एस्केप कर गया अर्थ को, ठीक है। तो मेरी सिंपल फिर से रिवाइज करते हैं, वेलोसिटी हमें एक अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी को निकलने के लिए, ग्रेविटी से छुटकारा पाने के लिए जितनी भी वेलोसिटी लगेगी उसे हमने क्या नाम दे दिया, एस्केप वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या है, √2gm/r, ठीक है। आई होप सो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझ। हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है एस्केप वेलोसिटी का, आखिर एस्केप वेलोसिटी हमारा होता क्या है, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इसका मेन एप्लीकेशन तुम मान सकते हो रॉकेट वगैरह या स्पेसशिप वगैरह में हम ज्यादातर यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखो कभी कभी हम लोग को रिसर्च करना होता है कि मार्स पे इंसान जी सकता है या नहीं, ठीक है, या फिर वीनस या कोई भी प्लैनेट पे रिसर्च करने के लिए हम स्पेसशिप लॉन्च करते हैं। जैसे ना तुमने बोल हमने पहले पढ़ा था कि अगर मैं बॉल को भेजूंगा कहीं भी भेजूंगा तो ग्रेविटी लगेगी, वो ग्रेविटी खींचेगी, तो ये रॉकेट को क्यों नहीं खींचती। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है कि एक वीक फोर्स है, ठीक है, लेकिन हमें इसे भी हराने के लिए कुछ ना कुछ स्पीड से फेंकना पड़ेगा कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो जितनी स्पीड मेरे को चाहिए एक अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से एस्केप करने के लिए उसे हमने क्या नाम दिया, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। क्या नाम दिया हमने, एस्केप वेलोसिटी। तो मेरे को कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर चाहिए मेरे को कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए तो उस वेलोसिटी को हमने एस्केप वेलोसिटी नाम दिया। तो सिंपल एग्जांपल में अगर मैं पेन को फेंक रहा हूं ऊपर की तरफ, ठीक है, समझो 5 किलोमीटर की स्पीड से मैंने अर्थ की ये पेन को फेंका और वो स्पेस में चला गया, तो उस टाइम पे जो मेरी एस्केप वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर। तो सिंपल मिनिमम वेलोसिटी है, कम से कम वेलोसिटी जो हमें चाहिए ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से हट पाए या दूर चला जाए, ठीक है, उसे हमने क्या नाम दे दिया, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी। सिंपल चीज है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की ये ग्रेविटेशन वाला लेसन तुम कैसे कंप्लीट कर सकते हो। आई होप सो तुम्हें समझ गया होगा, क्योंकि फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही वो 4 कॉन्सेप्ट है जिसपे तुम्हारे क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो आई होप सो मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।